चलिए ध्यान दिया जाए। हम लोग यहाँ से देखें अगर तो चलो हम लोग यहाँ से ध्यान दें, केयर करो। तो यहाँ से ग्राम तुल्यांकी का एक और फॉर्मूला लिखा हुआ है, ग्राम तुल्यांकी का दूसरा सूत्र जो आपको लिखा हुआ है, ग्राम इक्विवेलेंट यानी ग्राम तुल्यांकी बराबर मोल गुना संयोजकता। ठीक है, ध्यान रखना है, थोड़ा समझ लेते हैं। समझो तो, जैसे अभी हम लोग देखा जाए तो ग्राम इक्विवेलेंट का एक फॉर्मूला अभी हम पढ़ाए थे आपको, दिया हुआ भार बट्टा में तुल्यांकी भार, यही पढ़ाए थे। नहीं, दिया हुआ भार बटा तुल्यांकी भार। अच्छा, सब बच्चे जानते हैं हम लोग तुल्यांकी भार यानी ई इक्विवेलेंट वेट का फॉर्मूला हम लोग पढ़े थे। नहीं, हम लोग बोले अगर तो सूत्र द्रव्यमान, सूत्र द्रव्यमान का मतलब क्या हुआ? सूत्र द्रव्यमान का मतलब हुआ कि अगर परमाणु है तो परमाणु का द्रव्यमान, और अगर अणु है तो अणु के सूत्र का द्रव्यमान। ध्यान रखना है, तो वही हम लोग को सूत्र द्रव्यमान लिखा गया, ध्यान रखना है। और बट्टा में क्या था? संयोजकता, यही हम लोग को लिखा गया था। चलो फिर से लिखते हैं ग्राम इक्विवेलेंट को। तो ग्राम इक्विवेलेंट को आप लिखते हो तो यहाँ पे क्या लिखा हुआ है? दिया हुआ भार, हम उतार दिए फिर से, दिया हुआ भार हम लोग यहाँ से उतार दिए, बट्टा यहाँ से देखा है तो तुल्यांकी भार लिखा हुआ है। तुल्यांकी भार जब पर ये वाला फॉर्मूला लिख सकते हैं? नहीं, तो सूत्र द्रव्यमान और बट्टा में जो संयोजकता आएगा वो ऊपर चला जाएगा, तो गुना में आपका आ गया संयोजकता। क्या आ गया? संयोजकता। ध्यान रखना है। तो यहां से देखो अगर तुम तो ग्राम इक्विवेलेंट बराबर दिया हुआ भार बटा सूत्र द्रव्यमान गुना क्या आ गया? संयोजकता। ठीक है, तुम याद करो हम लोग एक फॉर्मूला पढ़े थे मोल का। नहीं, दिया हुआ भार बटा, हम लोग अणु अगर है तो अणु का द्रव्यमान, और अगर परमाणु है तो परमाणु का द्रव्यमान, यानी उसको आप सूत्र द्रव्यमान बोल सकते हो, सूत्र द्रव्यमान। तो आप अच्छे तरीके से जानते हो कि मोल का फॉर्मूला होता है दिया हुआ भार बटा सूत्र द्रव्यमान। तो अगर हमको देखा जाए तो ग्राम इक्विवेलेंट हम लिख रहे हैं, तो ग्राम इक्विवेलेंट बराबर देखो तो दिया हुआ भार बटा सूत्र द्रव्यमान को हम लोग मोल लिख सकते हैं कि नहीं? ध्यान रखना है। और गुना में क्या आ गया? संयोजकता। तो कभी कभी ऐसा होता है क्वेश्चन में कि आपको मोल दे देगा, नहीं, ठीक है, मोल आपको दे दिया और आपसे क्या पूछ दिया? ग्राम तुल्यांकी पूछ देगा, बस में आ रहा है। तो उस केस में आसानी से हम लोग बना सकते हैं, बस मोल का जो वैल्यू दिया रहेगा प्रश्न में उसको रख दो, और गुना में संयोजकता का जो वैल्यू दिया होगा उसको मल्टीप्लाई कर दो। नहीं तो मोल गुना संयोजकता अगर हम लोग कर लेंगे तो क्या निकल जाएगा? ग्राम तुल्यांकी हम लोग का निकल जाएगा। बोलो दिक्कत है? निकाल सकते हैं ना? तो ये जो फॉर्मूला हम लिखे ग्राम तुल्यांकी बराबर मोल गुना संयोजकता, वो कैसे आया समझ में आ रहा है? किसी को दिक्कत है? आगे बढ़ सकते हैं। चलो देखो तो यहां से एक फॉर्म लिखा हुआ है उसी चीज को, नहीं, कि ग्राम इक्विवेलेंट यानी ग्राम तुल्यांकी बराबर मोल गुना एन फैक्टर। क्या लिखा हुआ है? मोल गुना एन फैक्टर लिखा हुआ है, ध्यान रखना है। अब ये जो एन फैक्टर है ये क्या क्या हो सकता है? तो एक तो हम लोग अभी तो पढ़े थे, नहीं, कि भाई यहाँ पर एन फैक्टर के जगह पे संयोजकता लिखा हुआ था, नहीं, तो इस एन फैक्टर के जगह पर संयोजकता हो सकता है, नहीं, यानी वैलेंसी हो सकता है, ध्यान रखना है। तो एन फैक्टर के जगह पे वैलेंसी आपका हो सकता है। दूसरा, एन फैक्टर के जगह पर हम लोगों का यहां पर देखा जाए तो बेसिसिटी हो सकता है, या एन फैक्टर के जगह पर आपका एसिडिटी हो सकता है, ध्यान रखना है। या एन फैक्टर के जगह पर
आपका आवेश यानी चार्ज हो सकता है, चार्ज ऑन केटायन और एनायन, ये हो सकता है। या एन फैक्टर का मतलब चेंज इन ऑक्सीडेशन नंबर भी हो सकता है, चेंज इन ऑक्सीडेशन नंबर भी हो सकता है, ध्यान रखना है। ठीक है, तो एन फैक्टर का मतलब संयोजकता भी हो सकता है, एन फैक्टर का मतलब बेसिसिटी भी हो सकता है, एसिडिटी हो सकता है, नहीं क्षारीयता अम्लीयता नहीं। एन फैक्टर का मतलब चार्ज ऑन केटायन और एनायन, यानी कि केटायन और एनायन पर आवेश हो सकता है। और एन फैक्टर का मतलब चेंज इन ऑक्सीडेशन नंबर, यानी कि ऑक्सीकरण संख्या में बदलाव। ध्यान रखना है, दिक्कत है। चलो अब थोड़ा समझते हैं संयोजकता। तो संयोजकता तो हम लोग कल भी देखे थे, नहीं। अब यहाँ पे बात आती है एन फैक्टर का मतलब, एक टर्म लिखा हुआ है बेसिसिटी, थोड़ा समझो बाबू। हम लोग का यहाँ टर्म एक लिखा हुआ है बेसिसिटी, एन फैक्टर का मतलब एक टर्म लिखा हुआ है बेसिसिटी, नहीं। तो बेसिसिटी यानी कि हम लोग बोलते हैं जनरली क्षारीयता बोल रहे हैं इसको, ध्यान रखना है, क्या बोल रहे हैं इसको, क्षारीयता। चलो अब समझा जाए कि बेसिसिटी जो है ये हम लोग कैसे निकालते हैं। तो किसी भी एसिड में, ध्यान रखना है, बेसिसिटी किसके लिए डिफाइन करेंगे, एसिड के लिए। एसिड का बेसिसिटी, ध्यान रखना है, कभी भी बेस का बेसिसिटी नहीं निकालते हैं, एसिड का बेसिसिटी निकालते हैं, ध्यान रखना है, उल्टा है। क्या निकालना है, एसिड का बेसिसिटी, ध्यान रखना है। तो किसी भी एसिड का जो बेसिसिटी है, नहीं वो कितना होता है, नहीं। तो कोई भी एसिड जितने H प्लस का त्याग करता है, कोई भी एसिड जितने H प्लस का त्याग करता है, उन्हीं H प्लस की संख्या को उस एसिड का क्षारीयता कहते हैं, यानी बेसिसिटी कहते हैं, ध्यान रखना है। हम यहाँ लिख रहे हैं बेसिसिटी का मतलब क्या होता है, तो हम बोल रहे हैं किसी भी एसिड के द्वारा, किसी भी एसिड यानी कि अम्ल के द्वारा, किसी भी अम्ल के द्वारा जितने H प्लस का त्याग किया जाता है, उन्हीं H प्लस की संख्या को बेसिसिटी कहते हैं, ध्यान रखना है। ठीक है, कोई भी किसी भी एसिड के द्वारा जितने H प्लस का त्याग किया जाता है, उन्हीं H प्लस की संख्या क्या कहते हैं, बेसिसिटी। ठीक है, जैसे मान लो हम एसिड को लिखते हैं सल्फ्यूरिक एसिड H2SO4। तो जब H2SO4 को तुम पानी में डालते हो H2O में, नहीं, तो ये तुमको देता है 2H प्लस और प्लस SO4 पे 2 माइनस। ठीक है, यानी ये कितने हाइड्रोजन दे दिया, 2 गो, 2 हाइड्रोजन था इसके पास, तो 2 गो H प्लस दे दिया। तो 2 H प्लस अगर त्याग कर रहा है, तो कोई बोलता है कि बाबू H2SO4 का बेसिसिटी बताओ, तो इसका बेसिसिटी होगा 2। ध्यान रखना है, जो आपके बिहार बोर्ड का कॉमन क्वेश्चन है 12th का, नहीं, ध्यान रखना है। H2SO4 मोनोप्रोटिक है, डाइप्रोटिक है, प्रोटिक का मतलब H प्लस, ध्यान रखना है, प्रोटिक यानी प्रोटोन, नहीं। तो जब भी हम लोग को प्रोटिक कहा जाएगा, ध्यान रखना है, हम यहाँ लिख रहे हैं वर्ड, आपको यूज करता है वर्ड क्या, प्रोटिक, हिंदी में वैसे लिखता है प्रोटिक, ध्यान रखना है, प्रोटिक, नहीं। तो प्रोटिक का मतलब क्या समझना है, प्रोटोन, अब प्रोटोन का मतलब H प्लस, ध्यान रखना है। तो कोई भी एसिड जितना H प्लस त्याग करता है, उसको उतना प्रोटिक कहते हैं। जैसे अगर कोई एसिड एगो H प्लस त्याग करे, तो उसको बोलते हैं एकल प्रोटिक, या इंग्लिश में कहें तो मोनोप्रोटिक। दिक्कत है, अगर कोई भी एसिड 2 H प्लस का त्याग करता है, तो उसको बोलते हैं डाइप्रोटिक, हिंदी में बोले तो द्विप्रोटिक।
दिक्कत है? ठीक है, तो ये हम लोग को ध्यान रखना होगा। तो ये ऑब्जेक्टिव में कितनी बार पूछ चुका है, ध्यान रखना है। तो चलो यहाँ ध्यान दो, H2SO4 कितने H प्लस का त्याग कर रहा है? 2 H प्लस का त्याग कर रहा है। तो इसको हम लोग मोनोप्रोटिक कहेंगे, डाइप्रोटिक? डाइप्रोटिक। H2SO4 जो है आपका, ये क्या कहलाएगा? डाइप्रोटिक। ध्यान रखना है। और इसकी बेसिसिटी कितनी है बाबू? तो 2। ध्यान रखना है, ठीक। चलो तो दूसरा एग्जाम्पल देख लें। देखो तो ध्यान से, जैसे हम लोग को यहां से दिया गया H3PO4, नहीं आप याद कीजिए कल हम इसका वैलेंसी लिखे थे, नहीं तो इसका वैलेंसी हम 3 लिखे थे। इसका मतलब 3, किसी भी एसिड का जब वैलेंसी 3 लिखा जाए, इसका मतलब वो 3 गो H प्लस का त्याग करेगा। कितने H प्लस त्याग करेगा? 3 H प्लस, यानी इसको जब तोड़ेंगे तो छूटेगा 3 H प्लस प्लस PO4 पर 3 माइनस। ध्यान रखना है। नहीं तो अगर ये 3 H प्लस का त्याग कर रहा है तो इसको हम लोग कहेंगे ट्राइप्रोटिक। इसको हम लोग बोलेंगे ट्राइप्रोटिक। ध्यान रखना है, ठीक है। और ट्राइप्रोटिक इसका मतलब हुआ कि कोई पूछे कि भाई H3PO4 का बेसिसिटी कितना होगा, तो इसका बेसिसिटी कितना होगा? 3 होगा। बोलो दिक्कत है? नहीं तो ये आसान भी है, कोई फॉर्मूला सर दे दिया, नहीं तो जितना हाइड्रोजन दिख रहा है उतने तो हो रहा है, नहीं हो रहा है। अगर हाइड्रोजन सर 3 है तो ट्राइप्रोटिक, नहीं अब बेसिसिटी भी हाइड्रोजन के संख्या के बराबर, नहीं हो रहा है क्या? हो रहा है। लेकिन इसमें कुछ एक्सेप्शन हम लोग याद किए थे, हम लोग एक्सेप्शन याद किए थे। H3PO3 कल के क्लास में हम बताए थे, जिसकी वैलेंसी कितनी थी? 2। आपको हम पिछले क्लास से बताए थे कि भाई यह जो एसिड है वो एक्सेप्शन है, और इस एसिड की वैलेंसी जो थी हम लोग की वो कितनी थी? 2। इसका मतलब हुआ कि पानी में यह एसिड सिर्फ 2 H प्लस देगा, ये तीनों का तीनों H प्लस प्रदान नहीं करेगा। यानी इसको जब तोड़ेंगे तो टूटेगा 2 H प्लस प्लस HPO3 पर 2 माइनस। ध्यान रखना है। नहीं तो यहां पर ये कितने H प्लस का त्याग कर रहा है? 2 का। है कई गो? लेकिन 2 ही त्याग करता है, अपवाद है। नहीं ध्यान रखना है, ठीक है। अब यहां पर 2 H प्लस त्याग किया तो H3PO3 को हम लोग क्या कहेंगे? ये डाइप्रोटिक कहलाएगा। और इसकी बेसिसिटी कितनी होगी? तो इसकी बेसिसिटी बाबू तुमको हो जाएगी 2। जितना एग्जाम्पल बता रहे हैं बस उतना ही याद कर जाना है। नहीं जितना बताया जा रहा है, तो ज्यादा एग्जाम्पल नहीं बता रहा हूँ, जो यूज में आता है, जिसे क्वेश्चन पूछता है सिर्फ वही बता रहे हैं, तो एकदम उतना ही याद कर जाना है, ठीक है। चलिए एक और एक्सेप्शन कल हम बताए थे, H3PO2, जिसकी वैलेंसी कल हम बताए थे, इसका वैलेंसी हम बताए थे 1। इसका मतलब यह है कि इसको जब तोड़ेंगे तो ये सिर्फ 1 H प्लस देगा। ध्यान रखना है। तो ये कितना H प्लस दिया? 1 H प्लस। तो इसको क्या कहेंगे? मोनोप्रोटिक। मोनोप्रोटिक। और इसकी बेसिसिटी कितनी? इसका बेसिसिटी यानी कि क्षारीयता कितना हो जाएगा बाबू? 1। कोई भी एसिड कितना H प्लस त्याग करेगा? कोई भी एसिड जितना H प्लस त्याग करता है उसी के आधार पर उसकी क्षारीयता निर्भर करती है। नहीं ध्यान रखना है। अगर H2SO4 है तो अगर वो 2 हाइड्रोजन त्याग करेगा तो उसकी क्षारीयता 2, नहीं और उस एसिड को डाइप्रोटिक कहेंगे। दिक्कत है? नहीं कोई भी एसिड जितना H प्लस का त्याग करेगा वही उसकी क्षारीयता होती है और वही उसके प्रोटिक नेचर के बारे में बताती है, ठीक है। चलो दूसरा बात ये ध्यान रखना है हम लोगों को कि कोई भी एसिड वही H प्लस को त्याग करता है, कोई भी एसिड उसी H प्लस को त्याग करता है जो हाइड्रोजन ऑक्सीजन से जुड़ा रहता है, ठीक। जैसे यहां पर थोड़ा हम लोग समझ लें, फिलहाल के लिए हम लोग पहले एग्जाम्पल याद रखेंगे जो एग्जाम्पल हम लोग को बताए गए। नहीं तो क्या याद रखना है कि कोई भी एसिड में जितना हाइड्रोजन होता है उतना ही उसका क्षारीयता होता है। पहले तो सीधे दिमाग में बैठा लेना है। H2SO4 का क्षारीयता 2 गो हाइड्रोजन है, 2 नहीं H3PO4 का 3, ताकि 3 गो हाइड्रोजन है। एक्सेप्शन 2 गो है, दोनों पर बड़ा ध्यान रखना है। कौन कौन? H3PO3 और H3PO2, इसी दोनों पर ध्यान रखना है ज्यादा,
ध्यान रखना है, ठीक है। चलो अब थोड़ा समझ ले, मान लो बाई चांस कोई पूछ दिया आपसे, नहीं कि बेसिसिटी तुम बोल रहे हो कि इस एसिड का बेसिसिटी 2 है, इसका 3 है, नहीं यानी कि इतना H+ त्याग करेगा तुम बोल रहे हो, तो ये किस बात पे डिपेंड करता है? तो ध्यान रखना है, किसी भी अम्ल में जो हाइड्रोजन ऑक्सीजन से जुड़े रहते हैं, ध्यान से मेरा बात सुनना है, किसी भी अम्ल में जो हाइड्रोजन ऑक्सीजन से जुड़े रहते हैं, एसिड उन्हीं H+ का त्याग करता है, उन्हीं हाइड्रोजन का त्याग करता है। ध्यान रखना, हम बात पहले लिख दे रहे हैं यहाँ पर, हम यहाँ लिख रहे हैं कि किसी भी अम्ल में जो हाइड्रोजन ऑक्सीजन से जुड़े रहते हैं, ध्यान रखना है, किसी भी अम्ल में जो हाइड्रोजन ऑक्सीजन से जुड़े रहते हैं, एसिड उन्हीं हाइड्रोजन को H+ के रूप में त्याग करता है, H+ के रूप में त्याग करता है। मेरी बात समझ में आ रही है? ठीक है। अब चलो, जैसे एज फॉर एग्जाम्पल तुम यहां से लेते हो एग्जाम्पल H2SO4 का, तुम लिए नहीं, अब H2SO4 तुम लिखते हो सल्फर 1 है, ऑक्सीजन तुम्हारे पास 4 है, 1 2 3 और 1 4, हाइड्रोजन कय गो है? 2 गो। तो H2SO4 में जो हाइड्रोजन होते हैं वो किससे जुड़े होते हैं? ऑक्सीजन से। तो इसका स्ट्रक्चर जो पाया जाता है वो स्ट्रक्चर हम लिख दिए। नहीं, अब यहां पर देखा जाए तो एक ये हाइड्रोजन ऑक्सीजन से जुड़ा हुआ है और ये हाइड्रोजन भी ऑक्सीजन से जुड़ा हुआ है, तो यह हाइड्रोजन भी H+ के रूप में निकलेगा और यह हाइड्रोजन भी H+ के रूप में निकलेगा। तो जितने हाइड्रोजन ऑक्सीजन से जुड़े होते हैं, एसिड उतने ही हाइड्रोजन का त्याग करता है। तो यहाँ पर 2 हाइड्रोजन ऑक्सीजन से जुड़े हुए हैं, तो ये कितना H+ देगा? 2 H+ देगा, इसीलिए इसकी बेसिसिटी आप 2 बोलते हैं। नहीं, लेकिन इन दोनों के स्ट्रक्चर में जब देखें, इन दोनों का स्ट्रक्चर थोड़ा हम लोग करके देखते हैं। देखो तो जैसे हम लोग को एग्जांपल लिया गया H3PO3 का, तो जब H3PO3 को नहीं फैला के इसके स्ट्रक्चर को देखा गया ध्यान से, नहीं बाय माइक्रोस्कोप, तो हम लोग क्या मिला? P है, ऑक्सीजन कितने हैं? 3 है, हाइड्रोजन कितना है? 3। तो देखा क्या गया कि एक हाइड्रोजन ऑक्सीजन से लगा है, एक हाइड्रोजन ऑक्सीजन से लगा है, लेकिन एक हाइड्रोजन फास्फोरस से लगा है। अब इसका जब हम फिगर बनाते हैं, यानी बॉन्ड का जो हम अरेंज करते हैं, तो फिगर कुछ ऐसा बनता है। अब जब ये अरेंजमेंट बनता है तो इसमें तुम देखो कि कितने हाइड्रोजन ऑक्सीजन से जुड़े हैं, तो 1 और 1 2। क्या ये हाइड्रोजन ऑक्सीजन जुड़ा है क्या? नहीं। तो ये जो एसिड है H3PO3, ये सिर्फ 2 H+ का त्याग करेगा, इसीलिए इसकी बेसिसिटी कितनी हो गई? 2 हो गई। बस में आ रहा है, तो ये ध्यान रखना है। सेम एज एग्जाम्पल आप बोलते हो H3PO2 का, नहीं तो इसमें देखो फास्फोरस लिख दिए, 2 ऑक्सीजन हम लिख दिए, 1 ऑक्सीजन और 1 2 ऑक्सीजन, हाइड्रोजन कितने हैं? 3 है। तो एक हाइड्रोजन ऑक्सीजन से लगा रहता है और बाकी जो 2 हाइड्रोजन हैं वो फास्फोरस से लगे रहते हैं। ध्यान रखना है। नहीं, अब हुआ क्या कि इसमें ऑक्सीजन से जो हाइड्रोजन लगा होता है वही H+ के रूप में निकलता है। तो कितना हाइड्रोजन लगा हुआ है? 1। तो इसमें कितने H+ ये त्याग करेगा? 1 H+ त्याग करेगा। मेरी बात समझ में आ रही है? इसमें दिक्कत है? नहीं। तो ध्यान रखना है, इसमें हम लोग केयर करना है। पहला कॉन्सेप्ट हम लोग को ये समझ में आ गया कि क्षारीयता कोई पूछता है, नहीं तो क्षारीयता किसके लिए होगा? अम्ल के लिए। नहीं, और अम्ल की क्षारीयता किस पर निर्भर करती है? तो कोई भी अम्ल जितना H+ का त्याग करता है वही उस अम्ल की क्षारीयता होती है। ये समझ में आ गया? नहीं, अच्छा, H+ जितना त्याग करता है, तो जनरली ज्यादातर एसिड में जितना एसिड में हाइड्रोजन होता है उसकी क्षारीयता उतनी ही होती है। नहीं, इसमें मेन 2 एक्सेप्शन हम लोग को ध्यान रखना है, H3PO3 और H3PO2। नहीं, H3PO3 है तो हम कल याद करवाए थे, ऑक्सीजन 3 है तो उससे 1 कम कर दो, तो 1 कम करोगे 3 है 2 हो जाएगा, तो यानी क्षारीयता 2। और H3PO2 में 2 ऑक्सीजन है तो 1 कम करो तो 1, नहीं तो क्षारीयता कितना? 1।
तो ये हम लोग को याद करना है, कहाँ भारी है, दिक्कत है। अब बाकी जनरल जितने भी एसिड होते हैं, मैक्सिमम एसिड में जितना हाइड्रोजन उतना उसका क्षारीयता, याद रहेगा। ठीक है, तो ये हम लोग को ध्यान रखना है। कारण भी क्या है, कारण भी स्ट्रक्चर हम समझा दिए। किसी को क्वेश्चन? चलिए, तो यहां से हम लोग को क्षारीयता का टर्म समझ में आ गया। सेम एज एन फैक्टर में एक और हम लोग को टर्म लिखा हुआ था, एसिडिटी। उल्टे टर्म है नहीं, अब एसिडिटी। तो एसिडिटी जो है ये आपका डिफाइन किसके लिए है? थोड़ा मेरा मोबाइल दे तो वहां पे काउंटर पे बोलना कि उठा के बात करेंगे, देखा जाए। अब हम लोग यहां से अगला टर्म बोल रहा है एसिडिटी, अम्लीयता। नहीं, तो ये हम लोगों को बेस यानी कि क्षार, क्षार के लिए परिभाषित है। चलो भाई, ठीक है। अब इसमें हम लोग कहा गया कि कोई भी जो क्षार होता है वो जितना OH माइनस का त्याग करता है वही उसकी एसिडिटी कहलाती है। ध्यान रखना है, यहां पे क्या कहा जा रहा है, किसी भी बेस के द्वारा, बेस मतलब क्षार, किसी भी बेस के द्वारा जितने OH माइनस, जितने OH माइनस का, जितने OH माइनस का त्याग किया जाता है उन्हीं OH माइनस की संख्या को, उन्हीं OH माइनस की संख्या को हम लोग क्या कहते हैं, एसिडिटी यानी अम्लीयता कहते हैं। ठीक है, जैसे एज फॉर एग्जांपल आप बोलते हो NaOH, तो इसमें कुछ करना ही नहीं है, जितना OH का संख्या है वही उसका एसिडिटी है। नहीं, तो NaOH में OH कय गो है, एगो है भाई। नहीं, तो ये बोलता है कि सोडियम हाइड्रोक्साइड NaOH का तुम क्षारीयता बताओ, सॉरी अम्लीयता यानी एसिडिटी तुम बताओ, तो एसिडिटी हम लोग का होगा 1। नहीं, हम लोग को यहां से ले लिया CaOH का होल ट्वाइस, और इसका कोई पूछ दिया कि एसिडिटी क्या होगा 2, इसमें कुछ भी है ही नहीं। ध्यान रखना है, बता सकते हैं, बोलिए। HCOH, चलिए अच्छा क्वेश्चन है, समझा जाए। चलो यहां पर ध्यान देंगे, केयर करेंगे। जैसे हम लोग NaOH लेते हैं, तो NaOH को जैसे आप पानी में डालोगे ये टूट जाता है, Na प्लस OH माइनस, यानी अलग क्या होता है, OH माइनस। चलो ध्यान रखना, ठीक है। अब चलो दूसरा बात ध्यान रखना, यहां पर केयर करो। हम लोग का यहां क्या दिख रहा है, सोडियम। सोडियम मेटल है कि नॉन मेटल? नॉन मेटल। सोडियम का पहचान मेटल है कि नॉन मेटल? मेटल है, ध्यान रखना है, नहीं केयर करना है, ये क्या है, मेटल। जनरली ऐसा होता है जिसका भी नाम ओम से इंड करता है वो क्या होता है, मेटल, जनरली। अब हीलियम, सर इसका नाम भी तो ओम से इंड कर रहा है, नहीं, तो हीलियम इक्का दुक्का एक्सेप्शन छोड़ के मैक्सिमम जिसका भी नाम ओम से इंड करे वो क्या होते हैं, मेटल होते हैं। सोडियम, मैग्नीशियम, अल्मुनियम जो भी आप बोलते हैं ये सब क्या होते हैं, मेटल। तो मेटल नहीं भी पहचान रहे हैं, कोई पूछ दिया कि ये बताओ मेटल नॉन मेटल, तो थोड़ा बोलिएगा, थोड़ा नाम हुआ बोलिएगा, नहीं तो नाम हुआ वो बोल दिया, नहीं आप बोलिएगा असली नाम बोलिएगा। जैसे सिल्वर, तो सर सिल्वर भी तो मेटल है लेकिन कहाँ इसमें ओम आ रहा है, तो उसका असली नाम क्या है, अर्जेंटीनम। ध्यान रखना है, तो अर्जेंटीनम जब बोलेगा उसका असली नाम तो इसका मतलब ओम आ गया। नहीं, सोडियम का भी नाइट्रियम है, सोडियम का असली नाम क्या है, नाइट्रियम, सिंबल क्या है, Na। बस मेरा है हाँ, अब लोहा बोलेगा तो काम घबरा जाएगा, नहीं जबकि असली नाम फेरम है, ध्यान रखना है, ठीक है। तो इसीलिए हम बोले कि सब ठोक ठेटा लीजिएगा, बस मेरा है। नहीं, उसको जब भी कोई बोलता है कि बताओ ये मेटल नॉन मेटल, तो बोलेगा पहले असली नाम बताइए, आप आपको पता है कि नहीं, हम देखना चाहते हैं। नहीं, बस मेरा है, असली नाम जब बताएगा तो बोले देखिए एकदम असली बताइएगा तभी हम सही बताएंगे, और नहीं तो असली नहीं बताइएगा तो गलत का गारंटी नहीं है।
बात समझ में आ रहा है? चलिए, तो केयर करेंगे। हम लोग यहाँ देख रहे हैं कि आपको ये जो हम कंपाउंड लिखे हुए हैं, ये जो कंपाउंड लिखे हुए हैं, इसमें आपको मेटल दिख रहा है कि नहीं दिख रहा है? मेटल दिख रहा है। तो जब भी किसी कंपाउंड में मेटल दिखता है और मेटल के साथ ऑक्सीजन दिखाई दे, हाइड्रोजन दिखाई दे जनरली, नहीं तो वो लोग क्या होते हैं? बेस। वो लोग क्या होते हैं? बेस। ठीक है, तो ये क्या है? क्षार। नहीं, जैसे देखो यहाँ कैल्शियम, तो कैल्शियम मेटल है ना, तो मेटल के साथ ऑक्सीजन हाइड्रोजन दिखाई दे, समझ जाओ कि क्या है? बेस। ये क्षार है। ठीक है, अच्छा, इसके पहले जो हम एग्जांपल लिए थे, थोड़ा ध्यान से देखो। H3PO3, हाइड्रोजन, फॉस्फोरस, ऑक्सीजन, क्या इसमें कोई मेटल दिख रहा है क्या? सबके सब नॉन मेटल है भाई। तो सबके सब नॉन मेटल हो, नहीं तो समझ जाइए कि क्या है? एसिड। क्या है ये? एसिड है। ये क्या है? एसिड है। हाइड्रोजन, फॉस्फोरस, ऑक्सीजन। नहीं, कोई पूछता है बाबू एसिड पहचानो, नहीं, या बेस पहचानो, नहीं, तो अगर मेटल दिखाई दे तो बेस जनरली, और अगर नॉन मेटल दिखाई दे तो जनरली क्या होगा? एसिड। कॉमन सब रूल है। हाँ, ये सब न्यूट्रल हो जाता है। अब C2H5 नहीं, C2H6 नहीं, या C2H4। अब C2H5 जो बोले तो कुछ लगाइए। हाँ, हाँ, तो आप C2H5 पर रुक गए थे, इसी तो हम बोले कि C2H5 कोई एग्जिस्ट नहीं करता है। C2H5OH चाहे C2H5Br चाहे C2H5 कुछ बोलेंगे तो वो उसके प्रॉपर्टी पे डिपेंड करने लगेगा, जो फंक्शनल ग्रुप जुड़ेगा उसके साथ। ठीक है, चलिए, तो ये समझ में आया कौन एसिड कौन बेस। अब आपका क्वेश्चन पे आते हैं। आपका क्वेश्चन क्या था? HCOH। चलिए, अब इसको पहचानिए कि एसिड है कि नॉन बेस है। ये एसिड है। हाइड्रोजन नॉन मेटल, कार्बन नॉन मेटल, ऑक्सीजन नॉन मेटल, ऑक्सीजन नॉन मेटल, हाइड्रोजन नॉन मेटल, सब नॉन मेटल है, तो क्या है? एसिड है। चलिए, अगर ये एसिड है तो एसिड क्या देता है? H+ देता है। एसिड क्या देता है? H+ देता है। ये सब ध्यान रखना है। अगर हम इसको पानी में डालेंगे तो ये ऐसे टूटता है, HCOO- प्लस H+। नहीं, ये क्या देगा? H+। तो इसमें OH कहीं दिखे तो सर यहाँ OH दिख रहा है, क्या कहते हैं? नहीं, तो OH दिखने से नहीं होता है। बस मेरा है कि उसमें से हम OH निकाल दें। ठीक है, हम लोग केयर करना है कि जो सबस्टांस है वो एसिड है कि बेस है। अगर बेस होगा तो OH को निकाल दो, अगर एसिड है तो H+ को ही निकालेंगे। मेरी बात समझ में आ रही है? तो छोटी छोटी बातें हैं जिनको आपको ध्यान में रखना है। किस चीज पे? बिल्कुल डिपेंड करे, क्यों नहीं? सारा कहानी तो बॉन्डे पे है भाई। नहीं, बॉन्ड पे क्यों नहीं डिपेंड करेगा? आयनिक बॉन्ड होगा तो निश्चित रूप से आयनिक बॉन्ड पानी में बहुत जल्दी आयनाइज कर जाते हैं, ध्यान रखना है। जैसे NaCl, Na+ अलग, Cl- अलग, तो NaOH में भी Na+ अलग, मेटल को अलग कर दो, बाकी सबको एक साथ कर दो। देखते हो सोडियम कार्बोनेट, तो Na को अलग कर दो, कार्बोनेट को अलग कर दो। ठीक है, तो बहुत मायने रखता है आयनिक बॉन्ड। एम्फोट्रिक। एम्फोट्रिक, एम्फोट्रिक का मतलब होता है, देखिए, कुछ लोग ऐसे होते हैं, कुछ लोग ऐसे होते हैं जो द्विअभिलक्षण गुण दिखाते हैं। द्विअभिलक्षण गुण, जैसे देखते हैं कुछ कुछ बच्चा ऐसा होता है कि अगर अपने से कमजोर कोनो भेटा गया तो चिंता है कि नहीं, दूसरे दिन ठीक हो जाएगा, नहीं से होता है। और कोई बच्चा है, एक ऐसा बच्चा है जो कमजोर बच्चा भेटाया तो उसको एकदम उससे हावी रहेगा, ज्यादा मत बोलो, एक थप्पड़ देंगे बढ़ जाओगे, बैठो, घसको, उठो, बैठो, नहीं होता ऐसा। मतलब अपना वर्चस्व दिखाएगा। ठीक है, आज जैसा ही उससे कोनो बड़ियार आया, भैया बैठिए ना, आइए ना, होता है कि नहीं? तो ऐसा बच्चा जो है वो द्विअभिलक्षण गुण दिखा रहा है, जैसा परिस्थिति वैसा गुण दिखा रहा है। नहीं तो ये हो गया द्विअभिलक्षण गुण। कुछ होता है कि वो बदमाश है, वो पीटीओ देगा, पिटाई हो जाएगा, नहीं, वो चिन्हबे नहीं करता है कौन कमजोर कौन बड़ियार, बुझा रहा है? नहीं, कमजोरों से भिड़ गया और जीत गया वहां पर तो बड़ियार है, नहीं, कोनो बड़ियार है उससे भिड़ गया, कहीं मालूम चला कि जब भिड़ने के बाद ले तो नहीं, उपाय करने लगा। बस में रहे, नहीं होता है किसी किसी आपको पता नहीं उसके ताकत का, देखने में पतला दुबला है और उसको ऐसे धक्का मार दिया, बोले भाई धक्का मत मारिए, नहीं, एक टावर घिस दिए, अब अब आप सोच रहे हैं पहले वो 10 टावर घिस दिया। मेरी बात समझ में आ रही है? तो इसका मतलब हुआ कि वो आपसे ज्यादा ताकतवर है, नहीं, तो उसके लड़ने के बाद बिठा के तो काम घबरा गया। ठीक है, तो वो लोग होते हैं सिंगल लक्षण वाले, यानी जो सिंगल एक ही लक्षण की तरफ फ्लो करते हैं। मेरी बात समझ में आ रही है? और एक हो गया द्विअभिलक्षण,
जैसा परिस्थिति वैसा मूव कर जाता है, उसको बोलते हैं एम्फोट्रिक। क्या बोलते हैं उसको? एम्फोट्रिक। इंग्लिश में उसको बोलते हैं एम्फोट्रिक। ऐसे होता है द्विअभिलक्षण, ध्यान रखना है। यानी कि हम लोग क्या बोल रहे हैं कि यहाँ पे द्वैत गुण ये दिखाते हैं। मेरी बात समझ में आ रही है? तो कुछ ऐसे कंपाउंड हैं जो एसिड की तरह भी गुण दिखाते हैं और बेस की तरह भी गुण दिखाते हैं, नहीं, उनको एम्फोट्रिक कहा जाता है। ठीक है, तो LiOH कब बेस होगा? तो ध्यान रखना है, LiOH के साथ अगर तुम एसिड के रिएक्शन कराओगे, नहीं तो बेस हो जाएगा। अगर LiOH से अगर कोई वीक बेस आ जाएगा तो वो बेस हो जाएगा, और अगर इससे कोई स्ट्रॉन्ग बेस आ जाएगा, नहीं तो ये एसिड हो जाएगा। ये प्रॉपर्टी चेंज करता है, बस मेरा है। LiOH जल से काहे नहीं करेगा? कर सकता है। जल जो है एसिडिक हो जाता है। आपको पता है जल और अल्कोहल में, जैसे आप लोग पानी पीते हैं, पीते हैं ना भाई? अल्कोहल पीते हैं कि नहीं पीते हैं? नहीं पीते हैं। दवाई ववाई में पीते हैं? नहीं, ध्यान रखना है। तो हम लोग पढ़ाएंगे, जब अल्कोहल चैप्टर आपको 12th में हम पढ़ाएंगे तो उस समय आपको आएगा अम्लीय क्षमता मापने का, अल्कोहल में और जल में कौन ज्यादा अम्लीय है। तो जब पढ़िएगा आप तो आपको पता होगा कि जो जल है वो अल्कोहल से ज्यादा अम्लीय होता है। जल की अम्लीयता ज्यादा होती है, अल्कोहल की अम्लीयता कम होती है। मेरी बात समझ में आ रही है? नहीं तो आप पढ़िएगा तो बताइए, आप लोग जल पी लेते हैं नहीं और अल्कोहल नहीं पीते हैं, तो जल जो है ज्यादा अम्लीय है, अल्कोहल कम अम्लीय है, उसका भी टेस्ट लिया कीजिए। चलिए आगे बढ़े, अब फिर अनवांटेड बात बढ़ता जाएगा। अपने काम पे काम है, नहीं नॉलेज कोनो वो बात बढ़ेगा, बढ़ते बढ़ते कहाँ चला जाएगा। इस पे आए हम लोग पढ़ रहे हैं इक्विवेलेंट वेट, ग्राम इक्विवेलेंट, नहीं उसमें जिस चीज का यूज है उसको हम लोग पढ़ें। तो हम लोग को ध्यान क्या रखना है? बेसिसिटी और एसिडिटी पढ़ रहे थे, तो एसिडिटी में क्या ध्यान रखना है कि जितना OH माइनस कोई भी क्षार प्रोवाइड करेगा, वही OH माइनस की संख्या क्या होगी? एसिडिटी होगी। इतना में दिक्कत है? ठीक है, तो यहां से आप समझ गए कि एसिडिटी क्या होता है, बेसिसिटी क्या होता है। ठीक है, किसी को दिक्कत नहीं ना है? चलो अब एक चीज और बस ध्यान रखेंगे। देखो बाबू, जितना चीज बता रहे हैं ध्यान से एक एक बात को ध्यान रखना है, एक एक बात को याद करना है, क्योंकि हम जितना भी चीजें पढ़ रहे हैं ना, बेसिक वाला बात, आपका जो 12th का ऑब्जेक्टिव आता है ये सिर्फ और सिर्फ बेसिक है। ध्यान रखना है, जितना आप बेसिक में बात पढ़ रहे हैं तो 12th में आपका जितना भी ऑब्जेक्टिव आएगा बोर्ड एग्जाम में बाबू, ये बेसिक पे ही डिपेंड करेगा कि बेसिक कितना क्लियर है। तो इसको इग्नोर नहीं कर दीजिएगा, ध्यान रखना है। ये आपके एनसीईआरटी बुक में नहीं है, एनसीईआरटी बुक में खोज लीजिएगा, आपको विलियन चैप्टर पढ़ रहे होंगे तो उसमें खोजिएगा, आपको इक्विवेलेंट वेट, ग्राम इक्विवेलेंट, ये सब नहीं है, नहीं नॉर्मलिटी नहीं है। लेकिन बिहार बोर्ड का क्वेश्चन उठाइएगा 2018 का, उठा लीजिए, नॉर्मलिटी पे 3 क्वेश्चन डाले हैं, बस में आ रहा है ना? नहीं, नॉर्मलिटी पे आपको 3 क्वेश्चन डाले हुए हैं, तो हम लोग को थोड़ा सा इसमें केयर करना है। ठीक है, चलो ध्यान दे। तो हम लोग यहाँ से थोड़ा सा पढ़ लिए एसिडिटी के बारे में, थोड़ा सा पढ़ लिए बेसिसिटी के बारे में, थोड़ा थोड़ा समझ भी गए। चलो दूसरा हम लोग एक बात और ध्यान दें, यहाँ से ध्यान दो, जैसे हम यहाँ पे सोडियम लिख रहे हैं बाबू, और यहाँ पर एक एसिड लिख रहे हैं H2SO4 लिख दिए। चलो अब यहाँ से अगर देखा है सोडियम और H2SO4 का हम रिएक्शन लिख रहे हैं, देख लो, तो हमको यहाँ से रिएक्शन लिखा गया Na2SO4 और प्लस H2। मान लो तुमको एक रिएक्शन दे दिया गया ऐसे, ठीक है, और इस क्वेश्चन में रिएक्शन दिया रहेगा और तुमसे बोलेगा कि H2SO4 का तुल्यांकी भार ज्ञात करें। H2SO4 का तुल्यांकी भार ज्ञात करें। ठीक है, सेम ये क्वेश्चन नंबर 1 हुआ, ध्यान रखना है। तो बहुत सिंपल क्वेश्चन है, जब भी रिएक्शन दे दे और आपको H2SO4 का तुल्यांकी भार पूछा तो रिएक्शन को पहले ध्यान से देखिएगा। रिएक्शन को देखने से क्या लग रहा है कि जो SO4 है वो सोडियम से अभिक्रिया कर लिया है, और ये जो 2 हाइड्रोजन है, ये 2 हाइड्रोजन बाहर निकल गया है। निकल गया कि नहीं निकला है? इसमें ऐसा नहीं है कि हम पीछे नहीं पढ़े हैं आगे पढ़े हैं, उससे कोई फर्क नहीं है। ध्यान से बस देखिए, इसमें क्या हुआ है, सोडियम SO4 से अभिक्रिया कर लिया है और दोनों हाइड्रोजन को निकाल दिया है कि नहीं निकाल दिया है? निकाल दिया है, ध्यान रखना है। ठीक है, दोनों हाइड्रोजन का त्याग दिया है। तो अगर दोनों हाइड्रोजन का त्याग दिया तो इसका मतलब हुआ कि यहाँ पर H2SO4 का, इस रिएक्शन में H2SO4 का वैलेंसी 2, या H2SO4 का H+ का त्याग किया यानी हाइड्रोजन का त्याग किया, यानी इसका बेसिसिटी भी 2।
कितना हुआ 2। तो अगर यहाँ पर आपको बोलता है कि इक्विवेलेंट वेट H2SO4 का निकालिए, तो H2SO4 का इक्विवेलेंट वेट, इसका मास होता है 98 डिवाइडेड बाई 2। दिक्कत है, जिसको आप कितना कर दिए 49। ठीक, अब सेम रिएक्शन हम लिख रहे हैं, देखो Na H2SO4 रिएक्शन लिख रहे हैं। अब दोनों में ध्यान से देखो, यहां पर सोडियम जो है वो H2SO4 से रिएक्शन नहीं कर रहा है, NaHSO4, यानी कि इसमें से सिर्फ एक हाइड्रोजन बाहर निकला है। तो जितना हाइड्रोजन बाहर निकलेगा उतना ही इसका वैलेंसी होगा। तो इसका वैलेंसी इस अभिक्रिया में कितना 1, जितने हाइड्रोजन का त्याग करेगा उतना ही वैलेंसी होगा। अब यहां पर कोई बोलता है कि बाबू H2SO4 का तुल्यांकी भार निकालना है, तो तुल्यांकी भार का मतलब है इसका अनुभार 98, अब बट्टा में वैलेंसी कितना 1, तो इसका तुल्यांकी भार कितना आ गया 98। मेरी बात समझ में आ रही है? तो एक ही अणु का तुल्यांकी भार अलग अलग अभिक्रिया में अलग अलग हो सकता है। मेरी बात समझ में आ रही है ना? ठीक है, जैसे हम नहीं बोलते सल्फर की वैलेंसी 2 भी होती है, 4 भी होती है, 6 भी होती है, नहीं, तो जैसे जैसे वैलेंसी चेंज करेगा वैसे वैसे तुल्यांकी भार भी क्या होगा चेंज करेगा। तो यहाँ पर आपको वैलेंसी H2SO4 का यहाँ पर कितना है 2 है, और यहाँ पर कितना है 1 है, नहीं, तो वैलेंसी चेंज करेगा तो तुल्यांकी भार भी चेंज करेगा, क्योंकि तुल्यांकी भार का फॉर्मूला ही है द्रव्यमान बट्टा संयोजकता। तो संयोजकता बदलेगा तो तुल्यांकी भार का मान भी बदलेगा। हाँ, इसका बेसिटी 1 मानेंगे, ध्यान रखना इस रिएक्शन में। ऐसे हमसे कोई पूछेगा H2SO4 की बेसिटी कितनी, तो हम जनरली 2 बोलेंगे, नहीं, लेकिन रिएक्शन दे और रिएक्शन के आधार पर पूछे तो रिएक्शन को ध्यान से देखिए कि वो कितने हाइड्रोजन को लॉस किया है और कितने को नहीं किया है। जितना त्याग किया हो वही उसका बेसिटी हो जाएगा। मेरी बात समझ में आ रही है? ठीक है, चलो, तो ये बात हम लोग को समझ में आ गया। चलिए अब क्वेश्चन पे आ जाए। नहीं, मोल वाला अभी पढ़े थे ना हम लोग, ऐसा कोई फॉर्मूला हम लोग पढ़े थे, ग्राम इक्विवेलेंट बराबर मोल गुना संयोजकता। नहीं, तो उसी पे आधारित ये न्यूमेरिकल है, बहुत आसान सा न्यूमेरिकल है। नहीं, तो यहां पर क्या दिया हुआ है और है क्या, चलिए, तो इसका आंसर बनाना है, हमको निकालना है ग्राम तुल्यांकी। तो ग्राम तुल्यांकी बराबर फॉर्मूला भी बताया गया, मोल अगुना वैलेंसी। नहीं, तो वैलेंसी की जगह पर आप एसिडिटी भी बोल सकते हैं, बेसिटी भी बोल सकते हैं, नहीं, ध्यान रखना है। चलो, तो इसका मोल प्रश्न में कितना है और H2SO4 का वैलेंसी कितना 2, कितना आ गया 10 ग्राम इक्विवेलेंट। कहाँ भारी है? तो बातें छोटी सी हैं लेकिन नहीं जानते हैं तो भारी है। मेरी बात समझ में आ रही है? नहीं, तो हम लोग अब समझ गए कि अच्छा H2SO4 जितना हाइड्रोजन होता है वही उसका वैलेंसी होता है। अगर कोई रिएक्शन नहीं दिया हुआ है तो, अगर रिएक्शन दिया होता तो उसमें चेक करते, लेकिन यहाँ रिएक्शन नहीं दिया हुआ है तो जितना हाइड्रोजन उतना ही उसका वैलेंसी। दिक्कत है? नहीं, तो मोल गुना वैलेंसी कर देंगे, क्या ग्राम तुल्यांकी नहीं निकल जाएगा? निकल जाएगा। चलो, बीस नहीं होगा, सिंपल है, हम लोग को 10 मोल दिया हुआ है और दिया हुआ क्या है कैल्शियम कार्बोनेट। तो हम कल 1 से 20 तक का वैलेंसी लिखे थे, उसमें हम बताए थे कैल्शियम का वैलेंसी 2 होता है, बताए थे ना? नहीं, तो जो लोग नहीं भी वैलेंसी के बारे में जानते हैं वो कम से कम 1 से 20 तक याद तो कर सकते हैं, रट सकते हैं, 1 से 20 तक रट जाएंगे। मेरी बात समझ में आ रही है? तो उसको याद रखेंगे। तो यहां से हम लोग को अगर देखा जाए कोई ग्राम तुल्यांक यानी ग्राम इक्विवेलेंट कोई पूछा तो मोल का वैल्यू दिया हुआ है 10, और CaCO3 में कैल्शियम का वैलेंसी बस रख देंगे 2, 20 ग्राम इक्विवेलेंट, 20 ग्राम तुल्यांकी। बोलो दिक्कत है क्या? तो इस तरह से सॉल्व कर सकते हैं कि नहीं कर सकते हैं? कर सकते हैं। तो ओवरऑल मेरे हिसाब से पूरा तो हम नहीं पढ़ाए, नहीं, लेकिन थोड़ा थोड़ा इक्विवेलेंट वेट, ग्राम इक्विवेलेंट वेट, थोड़ा सा कॉन्सेप्ट आपको हम दे दिए। दिक्कत है? नहीं, तो ये कॉन्सेप्ट आपको हम देते, इतने का यूज अब हम लोग को पड़ेगा रासायनिक इकाई में, बस मेरा है। ठीक है, तो ये आपका बेसिक था है? किसका ग्राम इक्विवेलेंट? नहीं, नॉर्मलिटी से देंगे। इसका DPS दें? तो बनाए थे, आज बनाए थे बैठ के।
नहीं कुछ क्वेश्चन से बना देते हैं, ध्यान रखना है, ठीक है। नहीं इससे प्रैक्टिस आपका हो जाएगा। तो डीपीएस दिया है तो बनाते हैं ना आप लोग, चलिए तो कॉपी चेक होगा, ये ध्यान रखिएगा, ठीक है। चलिए तो आज के लिए इतना ही हम लोग पढ़ते हैं, अगले क्लास से हम लोग नॉर्मलिटी स्टार्ट कर देंगे और आपका रासायनिक इकाई शुरू हो जाएगा। हाँ पीडीएफ भेज देते हैं।